हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंटरप्रेन्योर्स अनप्लग्ड, योर गो टू स्टार्टअप एंड बिजनेस पॉडकास्ट। आज के टाइम में स्टार्टअप का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी ग्रोइंग स्टेज पे हमारे सामने आ रहे हैं बहुत सारे यूनिक आइडियाज़। इन्हीं यूनिक आइडियाज़ में से एक यूनिक आइडिया को कैप्चर किया कृष्णा बायो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ ने, जो कि लेकर आया है कंपोस्टेबल बैग्स मार्केट में, जो कि बने हैं स्टार्च से। भोपाल बेस्ड इस इंडस्ट्री ने कंपोस्टेबल बैग्स का अवेयरनेस मार्केट में फैलाने की पूरी कोशिश करी है एंड सप्लाई भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू यू कृष्णा बायो पैकेजिंग इंडस्ट्री से मिस्टर मुकुल द्विवेदी। चलिए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं मिस्टर मुकुल द्विवेदी। सर, स्टार्ट करते हैं, पहले आपके बारे में जान के आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मुकुल द्विवेदी हूँ, फाउंडर कृष्णा बायो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़। मेरा कंपोस्टेबल कैरी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है और मैंने उसका यूनिट डाला है मध्य प्रदेश में। हमारा पहला रजिस्टर्ड यूनिट है फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली, जिन्होंने हमको यहाँ पे लाइसेंसेस दिए हुए हैं टू मैन्युफैक्चरर कंपोस्टेबल कैरी बैग, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विकल्प है। और That's it. ठीक है सर। ठीक है, आपने बताया कंपोस्टेबल बैग्स का आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सर, ये कहाँ पे बेस्ड है हमारा? ये भोपाल मध्य प्रदेश में बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा यूनिट है। और वहीं पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है सर। सर, पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए कि इससे पहले आपने क्या किया था एजुकेशन में या एक्सपीरियंस वाइज। एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट हूँ। एजुकेशन मेरा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ और शुरू से बिजनेस फैमिली है। सो बिजनेस में हम लोग काफ़ी, हमारे फादर की तरफ से और फैमिली की तरफ से हमको काफ़ी सपोर्ट मिला। बिजनेस के जो टेक्निक्स होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं, वो हमने पूरा सीखे। और उसके बाद शुरू से बिजनेस ही किया है। अच्छा, सो आपका फैमिली बिजनेस किस चीज़ का है? फैमिली बिजनेस मेरे फादर का फर्टिलाइजर का बिजनेस था, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड में हमारा ट्रेडिंग बिजनेस था। और वहाँ से हमने चालू किया था। मेरे फादर 1962 से बिजनेस में थे और भोपाल में ही बेस्ड थे। ठीक है सर। सर, तो कंपोस्टेबल बैग्स का आइडिया कहाँ से आया आपको? कंपोस्टेबल बैग्स का आइडिया मेरे को लॉकडाउन में मिला। जब मैंने मार्केट में, हम लोग एक्चुअली सभी लोग घर पे थे लॉकडाउन में, और लॉकडाउन में हम लोगों के पास किसी के पास कोई बिजनेसेस नहीं थे। हम लोग सब अपने अपने बिजनेस शट डाउन करके बैठे हुए थे घर पे। और वहाँ पे मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर अभी ये ज़्यादा चीज़ लंबी खिंची तो हम इनको, मतलब हमारे पास कौन से बिजनेस रहेंगे, हम अपना बिजनेस सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उस समय एक सबसे बड़ा हथियार जो था वो था मोबाइल। उसमें मोबाइल में टिकटॉक में रील और ये वो सारी चीज़ें देख करके, और वहाँ पे हम लोग सब चीज़ें बिजनेस सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे कि भाई कौन सा बिजनेस सस्टेनेबल है। तो लॉकडाउन में ये देखा गया कि मेडिसिन का बिजनेस, खाने पीने का बिजनेस, ये सब चीज़ें नहीं रुकी थी। बाकी सारी चीज़ें जो थी वो सब स्टक हो गई थी। ट्रांसपोर्टेशन चालू था, चूँकि गवर्नमेंट ने बोला था कि इंडस्ट्रीज चालू रखना है और चीज़ें जो हैं ज़रूरत की वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। तो वहाँ पे मेरे को ये आइडिया आया कि क्यों ना अपन इस तरीके का कोई बिज़नेस करें जो कभी इस तरीके का मूवमेंट आता है जब सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो भी वो बिज़नेस हमारा ग्रो करता रहे। तो मैं उस बिज़नेस की तलाश में, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तब मुझे ये कंपोस्टेबल कैरी बैग्स का बिज़नेस मिला। तो वहाँ पे वीडियो देखा हुआ था और उसके बाद फिर उसके बारे में और जानकारी जब लेना शुरू किया तो ये देखने में आया कि जब मार्केट में जैसे ही लॉकडाउन खुल रहा था या थोड़ा सा भी किसी को रिलैक्स दिया जा रहा था, उस समय हम कोई भी चीज़ लेकर के आ रहे थे वो कैरी बैग में लेकर के आ रहे थे। मतलब हम दवाई भी लेकर के आ रहे थे तो कैरी बैग में लेकर के आ रहे थे, राशन का कोई भी सामान ला रहे थे कैरी बैग में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कुछ भी लेकर के आते थे तो कैरी बैग में। मैंने कहा यार सारी चीज़ें बंद हो गई, ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये सब चीज़ों को लेकर के जो आ रहा है वो कैरी बैग लेकर के आ रहा है। तो कैरी बैग इज़ अ परफेक्ट बिजनेस। बट अब उसमें ये था कि प्लास्टिक तो बैन हो गया था और प्लास्टिक कई जगहों पे बैन है, तो मैं प्लास्टिक में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने ये वाला रास्ता अपनाया। मैं इसके बारे में वहाँ से मैंने रिसर्च शुरू की। 2019 लॉकडाउन के टाइम से मेरी रिसर्च शुरू हुई इसके ऊपर। जी सर। तो
बायोडिग्रेडेबल का भी ऑप्शन होगा आपके पास, तो आपने कंपोस्टेबल ही क्यों चूज किया? कंपोस्टेबल एक्चुअली क्या रहता है, बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल में एक बहुत बड़ा फर्क है जो लोगों को नहीं मालूम। लोग ये सोचते हैं कि बायोडिग्रेडेबल भी जो है वो भी अलाउड है और वो भी सस्टेनेबल पैकेजिंग है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला तो बायोडिग्रेडेबल जो रहता है वो मतलब मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि अपन पापड़ देखते हैं, जो पापड़ जो अपन लोग खाते हैं, जब उसको सेकते हैं अपन उसका पूरा चूरा कर देते हैं अपन, तो वो पापड़ के बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल्स हो जाते हैं चूरे के फॉर्म में, पूरा टूटता नहीं है पापड़, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। ओके। अब दूसरा कंपोस्टेबल का उदाहरण मैं आपको लेकर के बताता हूँ कि अपन एक बर्फ का सिल्ली लें और उसको जब अपन फेंकेंगे तो उसके लाखों करोड़ों टुकड़े होंगे, और लाखों करोड़ों टुकड़े जब अपन 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद जब अपन देखने जाएंगे तो वो सारे घुल चुके होंगे, मेल्ट हो चुके होंगे, तो आपको एक भी टुकड़ा नहीं पता चलेगा कि कितने करोड़ों टुकड़े थे, बट एक भी आपके सामने नहीं रहेगा। दैट इज कंपोस्टेबल, कि जो मिट्टी में घुल जाए, जो मिल जाए इस प्रकृति में, दैट इज कंपोस्टेबल, और वो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़े, कोई भी टॉक्सिक ना छोड़े जमीन के अंदर, दैट इज कंपोस्टेबल। सो एक कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल में ये फर्क है जो लोगों को अभी तक नहीं पता है। हाँ, एक ये बेसिक सा डिफरेंस है, क्योंकि लोग बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल को एक जैसा ही मान लेते हैं। दे थिंक कि ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है। सेम ही है। तो हो सकता है इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस भी पता लग जाए। जी सर। सो आपका क्या स्टार्टिंग से ही था कि मुझे बिजनेस ही करना है, या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं अब मुझे बिजनेस में ही जाना है? नहीं, टर्निंग पॉइंट यही आया कि लॉकडाउन के समय पे मेरा केटरिंग का बिजनेस था एक्चुअली। मैं गवर्नमेंट में सप्लाई करता था, फूड सप्लाई का काम था मेरा। मेरा एक कस्टमाइज पूरा किचन था, क्लाउड किचन था, जिसमें हम पर डे में तकरीबन 500 से 1000 लोगों का खाना बनाते थे, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम लोग सप्लाई करते थे एज अ फूड थाली। हाँ, सो वहाँ से मतलब वो मैं और मेरे ब्रदर दोनों करते थे, तो हम लोगों ने वहाँ मतलब काफ़ी अच्छा इस्टेब्लिश कर लिया था उसको। एम्स में हमारी सप्लाई थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी सप्लाई थी। बट लेकिन लॉकडाउन के बाद आदमी अपने घर के लोगों का बना हुआ हाथ का खाना नहीं खा पा रहा था, तो फिर वहाँ पे हमें नहीं लग रहा था कि वो वाला बिजनेस हमारा ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा। अच्छा। तो दैट्स वाई मैं तो सर्च में था ही कि कुछ ना कुछ ऐसा लेकर गया हूँ, और ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को बहुत अच्छी चीज़ मिली, और उस पर मैंने अपना पूरा कंसंट्रेशन किया, और मैं दिमाग लगा करके उस पर, और मैं आगे बढ़ गया। और ये यूनिट जो है ये उसके बाद हमने धीरे धीरे इसको मतलब बैंक के थ्रू और जगहों पे जाकर के समझा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको हमने अडॉप्ट किया। यहाँ पे पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड मध्य प्रदेश में हम लोगों ने जाकर के स्टेट ऑफिस जो है वहाँ पे जाकर के पूरा इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझा कि किस तरीके से हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि बहुत सारे लाइसेंसेज लेना पड़ते हैं, टाइम टू टाइम हम ऐसे नहीं यूनिट चालू कर सकते थे। हमारे को लोन लेना था क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो खुद के फंड्स थे वो लॉकडाउन में आपको भी मालूम है कि कई लोगों का काफ़ी पैसा लग गया। तो तब हमने कई चीज़ें समझी, बैंक लोन लिया, और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट को कैसे कैसे आगे सीखी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और काफ़ी जगह पे नीचे भी गए, डाउनफॉल्स भी बहुत आए, बहुत तकलीफ़ें भी देखना पड़ी, और फिर धीरे धीरे करते करते ऊपर उठे। सर आपके चैलेंजेस पार्ट पे भी हम जरूर आएंगे। सर आपने प्रीवियसली बताया कि आपका केटरिंग का बिजनेस था, सो उसमें आपने शेफ्स रखे हुए थे या आप सेल्फ कुकिंग करते थे? क्या ना, मेरे पास पूरा शेफ था मेरा। मैं जैसे बताया आपको कस्टमाइज किचन था मेरा, तो उसमें जितने भी जैसे जैसे जो लोग होते हैं, जो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उस हिसाब से मैंने पूरे लोग रखे हुए थे। तो वो भी मेरा पूरा बिजनेस खत्म ही हो गया लॉकडाउन में, खैर। हाँ। तो ओके। सो आपने अभी बोला कि सर्टिफिकेशंस में और कई सारी जगह आपको जैसे बेसिकली सर्टिफिकेशंस में ही आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आई होंगी स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि एक टाइम के बाद तो फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्ड हो जाते हैं, सो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आती। सो स्टार्टिंग फेज में आपको किस टाइप के प्रॉब्लम्स देखने को मिले, कहाँ पे चैलेंजेस आपको? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को बिजनेस तो बहुत अच्छा लगता है, कई लोग बिजनेस ऑफर भी कर रहे हैं
आज की डेट में आप यूट्यूब पे जाएंगे और दूसरी जगहों पे जाएंगे तो कई लोग बिजनेस को इसको प्रमोट कर रहे हैं कि स्टार्ट योर बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल बिजनेस और यूज आवर मशीन्स और इस तरीके के बहुत सारे आपको एड्स देखने को मिल रहे हैं। बट वो लोग एक्चुअल जो चीज़ है वो नहीं बता रहे हैं कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए फ्रॉम द स्क्रैच। नीचे से आपको स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले एक एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास जाकर के एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, तब वो आपको परमिशन देंगे, तब आप बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके बाद वो बिजनेस एस्टेब्लिश होने के बाद में आपको ऑपरेशंस स्टार्ट करने पड़ेंगे। जब आपकी मशीनरी आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएंगी, वहां पे ऑपरेशंस के लिए भी आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी आपको गवर्नमेंट देगी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद वहां पे जब आपका ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, उसके बाद में आपको अपना सर्टिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए आपको अपने यहाँ से सैंपल निकाल करके और टेस्ट लैब में भेजना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वहाँ 6 मंथ का टाइम लगेगा। जब आपका सर्टिफिकेशन टेस्टिंग वहाँ से होकर के आएगा, तब आपका प्रोडक्ट सर्टिफाइड होगा कि हाँ साहब आपका प्रोडक्ट जो था वो 100% कंपोस्टेबल हो गया है। 6 मंथ के अंदर अंदर हमारे टेस्टिंग में वो पैरामीटर्स में सारी चीजें ओके आई हैं। जब वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तब आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में वापस जाते हैं और वहां पे जाकर के और आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। 3 महीना, 6 महीना, उसके बाद 5 महीना, और तब तक आप अपनी इंडस्ट्री चला नहीं सकते, क्योंकि बिना लाइसेंस के बेचना इसको वो इलीगल है। कई लोगों को इसमें एक और मैं पार्ट जोड़ना चाहूंगा। आज की डेट में जो लोग भी बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो लाइसेंसेस के बारे में नहीं बता रहे हैं। विदाउट लाइसेंस के इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना इलीगल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये किसी को भी नहीं मालूम। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं लोग बाग लाइसेंस लीज कर रहे हैं। जैसे मेरा लाइसेंस है, मेरी कंपनी का लाइसेंस कृष्णा बायो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का, मैंने 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में लाइसेंस बनाया, और लाइसेंस बनवाने के बाद में मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अब लोग क्या कर रहे हैं कि वही लाइसेंस की कॉपी करके और वो उनको दे देते हैं कि साहब आप तब तक के ये लाइसेंस आप छाप करके, प्रिंट करके बैग्स पे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैंडेटरी है बैग के ऊपर लाइसेंस नंबर प्रिंट करना, QR कोड, बार कोड डालना। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ QR कोड डाला हुआ है, उसी तरीके से QR कोड होता है। जब QR कोड कोई भी नगर पालिका और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या कोई भी आकर के जब उसको QR कोड को स्कैन करेगा गूगल स्कैनर से, तो लाइसेंस की कॉपी, टेस्ट रिपोर्ट खुलना जरूरी है, जिससे उसको पता चल पाए कि दिस इज अ जेन्युइन कंपोस्टेबल प्रोडक्ट। तो वो जो है उसके लिए ये प्रिंट करने के लिए ज़रूरी है। और ये लोग ये नए हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी का लाइसेंस उठा करके किसी के कैरी बैग पे छाप दिया और इलीगली उसको मार्केट में लेकर के आ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं और एक करना चाहूँगा कि इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ये वाला बिजनेस और हो रहा है, मतलब जेन्युइन लोग पीछे हो गए हैं और जो गलत काम करके और आगे आ रहे हैं वो लोग आगे बिजनेस मतलब मार्केट भी खराब कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी खराब कर रहे हैं और प्रोडक्ट की रेपुटेशन भी खराब कर रहे हैं पब्लिक के सामने। ये एक बहुत मेजर कंसर्न है जो इंडिया में काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इलीगली वर्क कर रहे हैं, वो इसको कंसिडर उनको करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। जी, सो सर्टिफिकेशंस लेने में एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीट करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगा होगा? मेरे को तकरीबन आप मान के चलिए 11 से 12 महीने लग गया टोटल लाइसेंसेज में। और कम से कम मेरा मतलब जो लाइसेंस फीसेज होती हैं, उसके बाद हमारा ट्रैवलिंग में, क्योंकि एक रिपोर्ट इधर से लेना, चेन्नई से लेना, फिर एक दिल्ली से लेना, फिर दिल्ली जाना, और काफ़ी उसमें मशक्क़त भी करनी पड़ी। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में हम लोग जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हम किसी से मिल नहीं सकते, कोई अप्रोच नहीं चलता। सो अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और सारी चीज़ें जेन्युइन हैं, सो हम वहाँ पे जाकर के सिर्फ रिसेप्शन पे पूछ सकते हैं और अपना मतलब ये जान सकते हैं उनसे कि क्या स्टेटस है अभी इस समय हमारे लाइसेंस का। इसके अलावा हमें वहाँ से कोई और आंसर नहीं मिलता। तो वहाँ पे भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, बट हायर ऑफिशियल से मिल करके और उनसे बात करके और फिर हमको लाइसेंस मिला। और फीस भी काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी लग गई हमें, क्योंकि लाइसेंस फीस जो रहती हैं गवर्नमेंट की वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये कोई भी नहीं बताता है, ये कोई नहीं बताता। जबकि सबसे पहले इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये बिज़नेस में एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या हैं। वो एक्चुअल एक्सपेंसेस की तरफ कोई भी नहीं जाता, सब दूसरे एक्सपेंसेस देखते हैं कि मशीन इतने में आ जाएगी, रॉ मटेरियल इतने में आ जाएगा और हम इतने में यूनिट चालू कर देंगे। लोग ऑफर कर रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए में, 30-30 लाख रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट कर दें। बट लेकिन मैं समझता हूँ आज मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हूँ और 25-30 लाख रुपए कुछ भी नहीं है इस बिजनेस के लिए।
सो बातों में ना आए कोई भी। हाँ। और इस तरीके से फंस करके और 20-30 लाख रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये कौन से ईयर की बात होगी जब आपने सर्टिफिकेशंस वगैरह? सर्टिफिकेशन मेरा आया था 2022 में, जुलाई में। और मैंने अप्लाई किया था 2021 के आसपास। 2021 दिसंबर के आसपास मैंने अप्लाई किया था। 2021 में अक्टूबर में मैंने अपना ये यूनिट स्टार्ट किया था। वहाँ से मैंने पूरा जो भी मैंने जिस तरीके से आपको बताया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसको हम फॉलो करते हुए और जैसे जैसे हमको स्टेप बाय स्टेप जो जो लेना था वो हम लेते चले गए। और जुलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ था। हाँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया जाएगा इंडिया में। तो वहाँ से एक हमको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और उसी के लिए हमारे कई जगहों पे हमको दिक्कत भी आई। हमारा मटेरियल भी कई जगह पे गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया और पकड़ लिया। अच्छा। क्योंकि हमारा लाइसेंस नहीं बन के आया था। तो हम एट दैट टाइम 2022 जुलाई में हम लोग वहाँ पे गए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने अप्रोच किया कि साहब हमारा लाइसेंस इस तरीके से नहीं मिल रहा है और काफ़ी मेल्स करी और वो करी। सो एट द एंड हमको मिल गया लाइसेंसेस और हमारा वर्क वहाँ से स्मूथली स्टार्ट हो गया। सो जो ये दूसरा लॉकडाउन आया होगा इसमें तो आपको काफी प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि ऑफिस टू ऑफिस विजिट करना एंड लॉकडाउन भी है साथ में। सो वो भी एक ऊपर से हेक्टिक और बढ़ गया होगा आपके लिए शेड्यूल कि आपको पहले परमिशन लेनी है देन आप बाहर निकलोगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनका विजिटिंग रहता था हमारे यूनिट पे और जो हमको बताते थे आकर के कि साहब अब आपको ये करना है, अब नेक्स्ट ये रहेगा, तो वो लोग भी परमिशन लेकर के आते थे और हम भी उनकी परमिशन से हमको भी परमिशन मिल जाती थी। इंडस्ट्री वालों को हालांकि रोक नहीं थी उस तरीके की। हाँ। लेकिन बट रास्ते में से तो जाना ही रहता था तो वहाँ पे बोलते थे, फिर हम बताते थे लोगों को कि साहब हमारी इंडस्ट्री है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, वहाँ पे हमारा प्लांट का इरेक्शन भी चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे करके जाना पड़ता था, अब क्या करें। सो सर्टिफिकेशंस की नॉलेज आपने कैसे ली कि ये सर्टिफिकेशंस चाहिए मुझे या ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए? देखिए इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है यहाँ पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हम वहाँ पे गए। लोगों को ये गलत फहमी है कि नगर पालिका या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो नगर निगम रहता है वो इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। नगर निगम का खाली गवर्निंग बॉडी है, मतलब प्लास्टिक क्या चलेगा मार्केट में, क्या नहीं चलेगा, क्या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ऑर्डर्स निकाले हैं उस हिसाब से गवर्न करता है नगर पालिका और नगर निगम। बाकी जो चीज़ें हैं वो पूरा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करके देता है। तो हमने सबसे पहले स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कांटेक्ट किया, वहाँ पे उनसे पूछा। वहाँ पे एक हमको पूरा चेकलिस्ट और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया कि आपको ये करना, और काफ़ी हेल्प करी हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने आगे बढ़ने में, और हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो कंप्लीट करते गए। चलिए जी। इस एपिसोड में हमने मिस्टर मुकुल द्विवेदी की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जाना। उन्हें सुनने के बाद मुझे तो यही लगा कि आपकी जर्नी में कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, उनसे कैसे डील करना है वो बिल्कुल आपका कॉल है। ऐसे ही और इंसाइटफुल पॉडकास्ट देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, और हाँ, सजेशंस आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।